नमस्ते और स्वागत है आज की इस चर्चा में जहां हम 2026 के उदीयमान एग्री बिजनेस लैंडस्केप को डिकोड करने वाले हैं। अगर हम कृषि से जुड़े इन टॉप 10 बिजनेस आइडियाज को एक मॉडर्न ब्लूप्रिंट की तरह देखें तो समझ आएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आखिर क्या नए बदलाव आ रहे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे पहले उस बुनियादी सवाल पर आते हैं जो शायद हम सब के दिमाग में आता है। क्या खेती का मतलब अभी भी सिर्फ वही पारंपरिक तरीके हैं, वही खेत जोतना और फसल उगाना? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आज की आधुनिक कृषि सिर्फ बुनियादी खेती तक सीमित नहीं रह गई है। यह पूरी तरह से इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और तेजी से बढ़ते मार्केट की नई मांगों को पूरा करने के बारे में है। एक तरह से खेती अब एक हाईटेक और बेहद लाभदायक इंडस्ट्री बन चुकी है। इस विशाल इंडस्ट्री और इसके बदलाव को समझने के लिए हम इन बिजनेस मॉडल्स को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, हाईटेक और लो स्पेस। दूसरा, द ग्रीन वेव। तीसरा, लाइवस्टॉक और नेचर्स हेल्पर्स। चौथा, लॉन्ग टर्म और ग्लोबल रीच। और आखिर में, फाइनेंसिंग द फ्यूचर। तो आइए सबसे पहली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, हाईटेक और लो स्पेस। यहां हम देखेंगे कि कैसे शहरी माहौल में कम जगह होते हुए भी ज्यादा उपज ली जा सकती है। सोचिए, एक तरफ पारंपरिक खेती है जिसमें बहुत बड़ी जमीन और उपजाऊ मिट्टी चाहिए, और दूसरी तरफ हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का फ्यूचर है। इस टेक्निक में मिट्टी की जरूरत ही नहीं है, बस पोषक तत्वों वाले पानी की मदद से छतों जैसी छोटी जगहों पर भी बेहतरीन फसल उगाई जा सकती है ना कमाल की बात। छोटी जगह और बड़े मुनाफे की बात करें तो मशरूम फार्मिंग एक और बेहतरीन विकल्प है। पर यहाँ एक कैच है, इस बिजनेस में टेम्परेचर कंट्रोल और स्ट्रिक्ट हाइजीन बिल्कुल अनिवार्य हैं। अगर इनमें थोड़ी सी भी चूक हुई तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। साथ ही बेहतर मार्केट एक्सेस के लिए कंज्यूमर एजुकेशन पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, द ग्रीन वेव, जो पूरी तरह से सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक इनोवेशंस पर केंद्रित है। देखिए, ऑर्गेनिक मार्केट में प्रीमियम दाम हासिल करने का एक बिल्कुल साफ रास्ता है। जमीन, ऑर्गेनिक बीज और कंपोस्ट का होना तो जरूरी है ही, लेकिन असली सक्सेस डिपेंड करती है FSSAI और NPOP सर्टिफिकेशंस पर। अगर ये सर्टिफिकेशंस जल्दी नहीं मिलते तो डिलेज पक्के हैं, और इनके बिना स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हाई प्राइस की उम्मीद करना बेकार है। और इसी ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस सामने आता है। यह एक तरह से कचरे को दौलत में बदलने का तरीका है। यहाँ केंचुओं की मदद से ऑर्गेनिक वेस्ट को पोषण से भरपूर बेहतरीन फर्टिलाइजर में बदला जाता है। अगर कचरे का स्रोत लगातार मिलता रहे तो ये मॉडल किसी भी ऑर्गेनिक किसान के लिए कमाई का एक शानदार जरिया बन जाता है। चलिए अब तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, लाइवस्टॉक और नेचर्स हेल्पर्स, यानी जानवरों और प्रकृति से जुड़े प्रॉफिट मॉडल्स। अगर हम इन अलग अलग सेक्टर्स को देखें तो हर किसी का अपना एक अलग प्रॉफिट ड्राइवर और चैलेंज है। जैसे डेयरी फार्मिंग में लोकल डिमांड तो बहुत ज्यादा है, पर बीमारियों और मार्केट के उतार चढ़ाव से लगातार निपटना पड़ता है। पोल्ट्री फार्मिंग में मीट और एग्स तेजी से मुनाफा देते हैं, पर वहां कड़ी कंपटीशन और बीमारियां हैं। और बीकीपिंग में एक्सपोर्ट का जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन वहां मौसम का बदलाव और कॉलोनी कोलैप्स होने का डर हमेशा बना रहता है। तो डेयरी इंडस्ट्री में होने वाले इन्हीं मार्केट फ्लक्चुएशन से बचने के लिए एक सटीक रास्ता सुझाव में आता है, और वो है 3 खास वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस करना: पनीर, योगर्ट और फ्लेवर्ड मिल्क। सिर्फ दूध बेचने के बजाय इन हाई डिमांड प्रोडक्ट्स को बनाकर आय को काफी हद तक स्थिर किया जा सकता है। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, लॉन्ग टर्म और ग्लोबल रीच, जिसमें हाई वैल्यू और एक्सपोर्ट फसलें शामिल हैं। ट्री फार्मिंग या पेड़ उगाने वाले बिजनेस में लकड़ी पर रिटर्न पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। हालांकि कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर इंडस्ट्री में टीक, बैम्बू और सैंडलवुड की जबरदस्त मांग है। तो इस लंबे इंतजार और जमीन की कमी को बैलेंस करने का तरीका क्या है? एग्रोफॉरेस्ट्री, यानी इन कमर्शियल पेड़ों के बीच पारंपरिक फसलें उगाना ताकि लगातार इनकम आती रहे। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स भी एक्सपोर्ट के लिए एक बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं। और जब बात अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट मार्केट की होती है तो सिर्फ डिमांड वाली चीजें जमा करना काफी नहीं होता। सच बताएं तो FSSAI और एपीडा रेगुलेशंस का सख्ती से पालन, एक मजबूत कोल्ड स्टोरेज सिस्टम और कड़ी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ही इस व्यापार की असली बुनियाद हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स के साथ पार्टनरशिप करके आगे बढ़ना यहाँ काफी जरूरी हो जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्लोरिकल्चर, यानी फूलों की खेती को ही ले लीजिए। त्योहारों और इवेंट सीजन्स में इसमें कमाल का मुनाफा है।
पर क्योंकि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, इसलिए एडवांस्ड कोल्ड स्टोरेज और इवेंट प्लानर्स के साथ एक मजबूत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होना बिल्कुल अनिवार्य है। आखिर में हम अपने पांचवें और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, फाइनेंसिंग द एग्री बिजनेस फ्यूचर। इन सारे आधुनिक आइडियाज को हकीकत में कैसे बदला जाए? इन आधुनिक विजन्स को जमीन पर उतारने के लिए IFFCO किसान फाइनेंस जैसे संस्थान हाईली स्पेसिफिक फंडिंग ऑप्शंस प्रदान करते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए MSME लोन्स से लेकर नए या पुराने ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल्स और यहां तक कि कंबाइन हार्वेस्टर्स के लिए फाइनेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। ये इसलिए है ताकि एग्रीकल्चर के ये नए सपने बिना किसी रुकावट के पूरी कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकें। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर नई तकनीकों और सस्टेनेबिलिटी को अपना रहा है, इन 10 बिजनेस मॉडल्स में से आखिर कौन सा इनोवेशन फार्मिंग के फ्यूचर को सच में परिभाषित करेगा? क्या ये कम जगह वाली हाइड्रोपोनिक्स होगी या फिर कोई मजबूत ऑर्गेनिक वेव? ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा।